नमस्कार, पीयू पल्स पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कोई कह रहा है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है, कोई कह रहा है कि इससे भी ऊपर उनके काउंट आएंगे, ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होंगे। इसी बीच हम चंडीगढ़ की सीट को लेकर के जब डिस्कशन करते हैं तो चंडीगढ़ की सीट में बहुत टफ फाइट देखने को मिल रही है, एग्जिट पोल में भी और ऑन ग्राउंड भी। तो वैसे तो चंडीगढ़ की सीट पर मनीष तिवारी को एज दिया जा रहा है, जो कि कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, पर एग्जिट पोल में भी जो संजय टंडन बीजेपी के कैंडिडेट है वो ज्यादा पीछे नहीं है। तो इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पीयू पल्स के एडिटर इन चीफ सौरभ कांसल, जिन्होंने इस इलेक्शन को बहुत ही करीब से देखा है और पिछले 7-8 सालों से ये चंडीगढ़ की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो सौरभ जी, इस बार क्या लगता है आपको, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है या नहीं? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है ना, हमेशा वो कहते हैं कागज पेन पे लिखवा लेते हैं। जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन होते हैं ना, तब हम करते हैं भी एग्जिट पोल निकाला है पीयू पल्स ने। हाँ, पीयू पल्स का एग्जिट पोल होता है तो मैं कह देता भी 101% सच है, जो कि 10 साल में गलत नहीं हुए। तो अगर एग्जिट पोल जब हम बात करते हैं तो लोगों का क्या ओपिनियन रहता है, जहाँ हमने किस एरिया में बात करी है, बहुत फैक्टर मैटर करते हैं। 2014-19 में भी जब एग्जिट पोल आया था तो बहुत बातें उस टाइम पे भी चली थी, और इस बार के एग्जिट पोल ना डिफरेंट है थोड़े। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त, अगर आप कह रहे हो भी है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ है ना, उनमें भी टफ फाइट है। ये नहीं है कि बीजेपी क्लियर हैंड जीत रही है, क्लियर हैंड किसी को भी नहीं। मनीष तिवारी भी क्लियर हैंड नहीं जीत रही और बीजेपी भी क्लियर हैंड नहीं जीत रही। तो मेरे को लगता है एक टफ फाइट हमें देखने को मिल रहा है। और जो मार्जिन की हम बात करते हैं जब, तो मेरे हिसाब से 10 से 20 हजार का जो मार्जिन है वो हमें देखने को मिलेगा इस बार। पिछली बार यही मार्जिन 7-8% का था, 7-8% ज्यादा वोटों से किरण खेर जीती थी। तो पर पिछली बार अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इसमें रेस में थी, वो गठबंधन में नहीं थे, और उससे पिछली बार आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में आ गई, उसका भी तो फर्क पड़ेगा थोड़ा। देखिए, इस बार तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी पार्टीज इंडिया गठबंधन में, अकाली दल की बात करें तो उनका कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं शामिल हो गया था। हाँ। और जहां आपने बात करी कि मार्जिन पिछली बार 7-8% का था, तो अराउंड 60,000 वोटों का डिफरेंस था। अगर किरण खेर जी को पिछली बार 1,91,000 वोट पर 2,31,000 वोट पड़ी, तो 1,91,000 पवन कुमार बंसल जी को पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस था ना, वो कम इसलिए था क्योंकि पिछली बार ये भी था कि पवन कुमार बंसल जी जीत रहे हैं, और एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था, और लोगों ने बाद में बोला मोदी जी की वेव थी तो जीत गए ना। तो बात यही होती है कि मार्जिन था ना। अब आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, 2014 में आम आदमी पार्टी को हरमोहन देवन जी लड़ते हैं, 23% वोट चंडीगढ़ की जनता आम आदमी पार्टी को डालती है। 2019 में आंकड़ा अगर आप सुनोगे तो हैरान होने वाले आंकड़े, मात्र 13,000 वोट पड़ती है गुरकिरण कौर जी को, और सिर्फ 3% वोट आता है। और 2014 से 19 के बीच में अगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल डाउनफॉल चलेगी तो वहीं ना वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही ये वोट प्रतिशत था जो कांग्रेस में कन्वर्ट हुआ, जो बीजेपी में कन्वर्ट हुआ। तभी जो अगर बात करूं बीजेपी की, वो 42 से 50% पर पहुंच गई, और कांग्रेस जो थी वो हमारी 27 से 40% तक पहुंच गई। पर आम आदमी पार्टी आप देखिए 23 से 3% पर आ गई, और इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। तो मेरे को ये लगता है, हमेशा हम बोलते हैं ना, एक वोट प्रतिशत जो बीजेपी कहती है हमेशा कि उनका वोट परसेंट फिक्स है, उनके पास वो 60% अगर वो 60 है तो हमारा वो 60 फिक्स है। हमारे उसमें जो ऐड हो रहा है वो हमारा बोनस है, बट वो हमारा फिक्स है। अगर बात करूं कांग्रेस, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को ऐसे लग रहा है कि सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए जहां पे फाइट था, जो मेयर इलेक्शन में हमने देखा कि मेयर इलेक्शन में उन्होंने अपना मेयर लगाया, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर कांग्रेस के थे, बहुत चीजें इन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड करा। तो एक अस्तित्व की लड़ाई थी आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी थी, क्योंकि उन्हें दिल्ली में भी चुनाव लड़ना था। तो ये तो इंडिया गठबंधन की इंटरनल था कि उन्होंने चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को दे दी। पर अगर चंडीगढ़ की सीट पे देखें तो जो अकाली दल के कैंडिडेट थे उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद वो ड्रॉप करके अपनी सीट आम आदमी पार्टी में आ जाते, तो कहीं ना कहीं वहां से भी मनीष तिवारी को काफी बेनिफिट हुआ है। पर जो बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है, अब वो किसकी वोट बैंक जो खींचेगा, कि मनीष तिवारी का वोट बैंक उस साइड जाएगा जो मनीष तिवारी को वोट पड़ते थे, या बीजेपी का जो वोट बैंक था वो उस साइड जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जो बीएसपी ने मुद्दे उठाए हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, वो था रिजर्वेशन का मुद्दा और कॉलोनीज का मुद्दा, और वही मुद्दे जो मनीष तिवारी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीएसपी जो है वो कांग्रेस को थोड़ा कहीं नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। देखिए, जब बीएसपी की बात है, मैं कहता हूँ मैदान में जब 3 कंटेस्टेंट है या 4 कंटेस्टेंट है तो उसका नुकसान बाकी कंटेस्टेंट को होता ही होता है। तो ये नहीं कह सकते कि इसका कांग्रेस को है बीजेपी को है, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर बीएसपी की बात करें, रितु सिंह अच्छे कैंडिडेट थी, अच्छा उनका स्पीचेस थी, अगर हम उनकी स्पीचेस भी सुने ना,
उन पर जो उनका जो मेन मुद्दे थे ना वो उस पक्ष से रिलेटेड थे, शायद जो उसको हम अप्रोच नहीं कर पाते ज्यादा से ज्यादा ना। और वो शायद वो पक्ष है चंडीगढ़ का जो हमेशा बदलाव चाहता है, बदलाव की बात करता है। कांग्रेस सत्ता में है तो वो चाहेगी बीजेपी आए, बीजेपी सत्ता में वो चाहेंगे कांग्रेस आए, क्योंकि एक ऐसा पक्ष होता है जिसकी जरूरतें शायद पूरी नहीं हो पाती किसी भी सरकार से। और कहीं ना कहीं हम बैकवर्ड रीजन्स की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की जो कॉलोनीज हैं। जा बिल्कुल, जैसे जो गांवों की बात करते हैं, हाँ। जैसे मैं मलोया की बात करूं, सेक्टर 25 की दनास की हाँ। बात करूं, सेक्टर 25 वेस्ट एरिया की बात करूं, और आप मानोगे नहीं, रितु सिंह ने डिबेट के लिए बुलाया था दोनों को, शायद संजय टंडन जी से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, बट वहां पे मनीष तिवारी जी उनको बोल के बीजेपी की बी टीम है ना। हाँ। और संजय टंडन जी क्या कहते हैं, कांग्रेस की बी टीम कौन से बीएसपी, क्योंकि हम तो अकेले हैं, बाकी सब एक साथ है। तो बहुत सारे फैक्टर है, तो ये नहीं मान सकते कि किसका वोट परसेंट काटेगी। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कॉलोनीज की वजह से रितु सिंह भी एक अच्छा मार्जिन जहां से ले सकती है। अच्छा, इसमें ये भी रहता है कि जब हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ से बाहर का कोई बंदा देख रहा है वो सोचेंगे ये चंडीगढ़ में गांव की कॉलोनीज की कहाँ से बात कर रही है। बट चंडीगढ़ का एक जो हम मेनलैंड सिटी कहते हैं, उसके अलावा जो मेन सेक्टर्स है उसके अलावा भी काफी वोट बैंक है जो डिसाइड करता है कि कौन पार्लियामेंट में देखिए मेरे हिसाब से वही डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि सेक्टर्स की बात होती है ना, वो वोट फिक्स होती वो है। fixed vote क्योंकि मान लो जहाँ पे चंडीगढ़ के जितने भी सेक्टर है वहाँ एक फिक्स एरिया है, उनकी प्रॉब्लम भी फिक्स है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो जो कॉलोनीज की प्रॉब्लम है ना, लाल डोरा की प्रॉब्लम होगी, जहाँ हम बात करें पेंशन स्कीम की बात होगी, जहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है गाँव के, उनको खाना नहीं मिल रहा, जहाँ उनको बिजली भी शायद नहीं मिल रही कई जगह पे, तो कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे शायद हम सिटी ब्यूटीफुल जो कहते हैं, बट सिटी ब्यूटीफुल अगर बॉर्डर की बात करें ना, वो बॉर्डर एक जरूर हमें वो डिसाइडिंग फैक्टर में लेके वो ब्यूटी की बात मनीष तिवारी भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 10 साल में जो बीजेपी ने वो कचरों के पहाड़ खड़े कर दिए, वो कॉलोनीज में जाते वहां दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली की तरह कचरों के वही पहाड़ है ना खड़े कि कर दिए। एलिगेशन बहुत लगाए। अब संजय टंडन जी की बात करें, वो कहते हैं जो ढेर लगाया था वो स्टार्ट किसने किया था, कांग्रेस ने लगाया, तो उसके ऊपर ढेर ही तो लगे हैं। तो मतलब बहुत सारे एलिगेशन थे, बट अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मेरे को ये लगता है कि दोनों कंटेस्टेंट इस बार एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, एक अस्तित्व की लड़ाई थी, एक जन्मभूमि से उनका प्यार था। संजय टंडन जी कहते 47 साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, मनीष तिवारी जी का जहाँ जन्म हुआ 20-25 साल वो अपने जहाँ पे बिता के गए। तो एक जन्मभूमि पे जो लड़ते हैं ना, मैं अपनी जन्मभूमि से मेरे को जहाँ से जीतना है, वो एक जो वो था ना, तो उस फैक्टर की वजह से मेरे को दोनों की कैंपेनिंग अच्छी। यहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स चंडीगढ़ खुद को चंडीगढ़ के कह रहे थे और दोनों एक दूसरे को बाहर का कैंडिडेट कह रहे थे, हाँ, क्योंकि मनीष तिवारी जो है वो चंडीगढ़ में बोर्न एंड ब्रॉट अप है, उनकी एजुकेशन यहाँ से है। संजय टंडन जो है वो अमृतसर में पैदा हुए, बिल्कुल। चंडीगढ़ आए हैं। जब हमने दोनों से बात भी करी, इनफैक्ट दोनों से बात करी, तो दोनों ने एक दूसरे पे ये एलिगेशन लगाया कि बाहर का कौन है, पहले ये पता किया। तो चंडीगढ़ की जनता पे अब देखा है कि बाहर का किसको, अंदर का कौन है। और इसीलिए शायद हम एग्जिट पोल की बात करते हैं, तो एग्जिट पोल में भी जो नाम आए वो बड़े टफ फाइट के साथ हैं। हाँ। एग्जिट पोल में सीट जरूर मनीष तिवारी जी की बात आई है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जिट पोल में जो वोट परसेंटेज है ना, उसपे बड़ा फैक्टर, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। क्योंकि एग्जिट पोल इज नॉट 6 लाख वोट नहीं है वो चंडीगढ़ की, वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ हमने सर्वे कर लिया, बट जो अगर वोट परसेंटेज कम होता है ना, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। फिर हमने यहाँ बाउंड्रीज की बात करी, क्या वो एग्जिट पोल में कन्वर्ट हुआ, क्या वो एग्जिट पोल में कवर हुआ, तो बहुत चीजें हैं। तो मेरे को लगता है डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना वो 5 से 20 का ही रहने वाला है, और एक अच्छा हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा चार को। कंपटीशन तो नो डाउट अच्छा, और कैंपेन में भी कंपटीशन बहुत ही टफ था। पर कहीं ना कहीं अगर ये एग्जिट पोल में कन्वर्ट होते हैं तो ये लगता है कि 2019 की तरह बीजेपी 2024 में कैंपेन नहीं कर पाई, क्योंकि 2019 में जो मोदी वेव थी वो चंडीगढ़ में भी नो डाउट थी, और जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का बढ़ा है, 50% तक वोट परसेंटेज गया, वो दिखता है उसमें। पर इस बार बीजेपी के जो कैंपेन है उसमें बड़े नेताओं का ना आना और स्टार कैंपेनर्स का बहुत कम आना, यहाँ पर एक योगी आदित्यनाथ जी ही आए। बट इंडिया अलायंस में अगर देखें तो प्रियंका गांधी यहाँ पर आती है, अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हैं मनीष तिवारी के साथ, कहते हैं कि नहीं इनको जिताओ। देखिए ये मैं वो ना मिली से वो है, देखा देखी है। पहले योगी आदित्यनाथ आते हैं, उस टाइम तक कांग्रेस का कोई लीडर नहीं आया था, तो मेरे पास एक स्टेटमेंट भी पड़ी हुई, कांग्रेस के लीडर कहते हैं हमारे पास बड़े लीडर ही नहीं है, तो कौन रैली करने आए। राहुल गांधी जी पंचकुला आगे मुड़ गए थे, वहां पे मुलाकात करते हैं। तो उसके बाद कांग्रेस की रैलियां हुई, बट बीजेपी की रैली कहाँ, पीयूष गोयल जी आते हैं, फिर मनोज तिवारी जी भी आते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये मानने की बात होती है कैंपेन में कमी रहेगी, जहाँ जो हार गया उसके जो मान जाएगा कि इसकी कैंपेनिंग में कमी रहेगी। बट मेरे को लगता है दोनों ने इस बार अच्छा कैंपेनिंग करी है, और दोनों का सोशल मीडिया भी देखें तो प्रॉपर फेक पेजेस से लेके सब कुछ चला है यहाँ पे ना, फेक कमेंट्स भी चले हैं, आईटी टीम भी चले हैं, मीम्स भी चले हैं, दोनों का सब कुछ चला है। तो मेरे को लगता है अच्छा कैंपेन हमें देखने को मिला इस वजह। अच्छा सौरभ जी, अब आप बताइए कि जो चंडीगढ़ की सीट है वो 400 में ऐड होएगी या 295 में ऐड होएगी? जी बहुत ही अच्छा सवाल है शुभम जी, क्योंकि 400 इंडिया ये अपना बीजेपी ने बोला 400 पार,
और इंडिया अलायंस की कल बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जिसकी रील भी शायद आपने खुद ने भी शेयर करी थी, आपने, मैंने देखा आपका अकाउंट, जो एक वो मीटिंग थी ना, उसमें उन्होंने डाला इतनी ग्रुप फोटो के बाद 295 प्लस। तो एक बात श्योर है, चाहे 400 पार का मीम बनने वाला है, चाहे 295 का, एक मीम हमें आपको जो देखने का मिलेगा, क्योंकि जो आज का सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो गए ना, बड़े टाइम नहीं तो लगाते मीम meme वाला बनाने में। कंटेंट चलता जा है। बिल्कुल, और ये देखने का एक रोचक मुकाबला है कि अब 295 में सीट ऐड हो रही है या 400 में सीट ऐड हो रही है। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चल सकता है कि 295 में ऐड होगी या फिर 400 में ऐड होगी। बट चंडीगढ़ की सीट पर चाहे एग्जिट पोल की बात करें चाहे ग्राउंड रिपोर्ट की, नेक टू नेक फाइट हम कह सकते हैं। और मार्जिन जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि 5 से और 20,000 के बीच का मार्जिन, यानी कि पिछली बार की तरह 60,000 का मार्जिन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो 4 तारीख को हम पीपल्स पर आपको पल पल की अपडेट्स देंगे, लाइव अपडेट्स देंगे।